Hi guys, welcome back to our channel Centri शाला by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is अनुज और आज मेरे साथ हैं मिस्टर आदित्य शंकर, फाउंडिंग पार्टनर सेंट्रिसिटी. हेलो यस. और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीएमएस एज अ प्रोडक्ट क्लास. कि जब हम एक इन्वेस्टर के साथ हैं तो किस तरीके से पीएमएस हमें एक इन्वेस्टर को बताना है, समझाना है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं एक इन्वेस्टर को पीएमएस बताने के लिए. स्टार्टिंग फ्रॉम दी पीएमएस है क्या, पीएमएस की एडवांटेजेस क्या हैं, म्यूचुअल फंड से इसका कंपैरिजन बहुत बार देखा गया है, इन्वेस्टर्स करते हैं, और पैरामीटर्स क्या है एक पीएमएस को जज करने के लिए. सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन यही है कि बहुत ही आसान शब्दों में आप हमें बताएं कि व्हाट आर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. ओके, सो पीएमएस जो है एक बहुत ही वाइडली यूज टर्म है, बट ओवरऑल अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊं तो सिंपल एक ये पीएमएस एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसमें अ टीम ऑफ क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ इक्विटी और डेट मार्केट्स, दे मैनेज पोर्टफोलियो ऑन द इन्वेस्टर्स बिहाफ. राइट, सो ये बेसिक डेफिनेशन है. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब बस ये है कि इंस्टेड ऑफ द इन्वेस्टर मैनेजिंग स्टॉक्स, बाइंग सेलिंग स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज ऑन वंस ओन, वो अपना पैसा इंटरेस्ट कर रहे हैं एक दूसरी पार्टी को, फंड मैनेजर को, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जो एजुकेटेड हैं, जो क्वालिफाइड हैं इस फील्ड में और एक्सपीरियंस्ड हैं, और उस चीज़ के लिए वो एक फ़ी पे कर रहे हैं फंड मैनेजर को. तो ब्रॉडली देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में इन इंडिया इट इज़ डोमिनेटेड बाय टू मेन टाइप्स ऑफ पीएमएस. वन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस. तो अगर मैं डिस्क्रिशनरी पीएमएस की बात करूं तो जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन लाइज विद द फंड मैनेजर. तो एक पीएम जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसे पीएमएस में भी डिफरेंट थीम्स होती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और डिफरेंट फिलोसफीज होती हैं, जिसके बेसिस में एक पीएमएस लॉन्च किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है. इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड कॉल लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ, मुझे अपना पैसा एक फंड मैनेजर, 2 या 3 फंड मैनेजर्स को पीएमएस के थ्रू मैनेज करवाना है. एक बार जब आपने उस कॉर्पस को इंटरेस्ट कर दिया विद द फंड मैनेजर, then the discretion and decision making of how to invest those funds, how fast, which stocks, etc., then that decision making lies purely with the fund manager. Investor का कोई उसमें रोल नहीं होता. उनका रोल बस ये होता है कि they for this service a certain fee is paid to the fund manager. The other type of PMS is a non-discretionary PMS. इसमें क्या होता है, the end decision making lies with the investor. Okay. तो इन PMSs में भी एक थीम होती है, फिलोसफी होती है, एक तरीका होता है जिसमें फंड मैनेजमेंट होती है. बट एवरी टाइम द डिसीजन मेकिंग इज डन, जो फंड मैनेजर होता है दे शेयर, और द टीम शेयर्स अप्रूवल, a request for approval from the investor, and they share opportunities and stocks and जो भी ideas हैं, और जब इन्वेस्टर का अप्रूवल आता है तभी इन्वेस्टमेंट होती है. फिर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन इज डन बाय द फंड मैनेजर और द टीम. बट मैं ये बता दूं कि 99% ऑफ द पीएमएसएस दैट वी हियर अबाउट और इन्वेस्टर्स जो करते हैं वो दैट इज डिस्क्रिशनरी पीएमएस ओनली. और उसका लॉजिक और सिंपल उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पास ना तो टाइम है, ना एनर्जी है, और ना ही राइट एक्सपर्टीज है, अपना रिसर्च नहीं है टू मेक द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स, राइट, और डेट और वट एवर इट इज. तो वो दे वुड रादर वांट कि उनके बिहाफ में एक फंड मैनेजर ये काम करे जो क्वालिफाइड है इस चीज़ में, एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास टीम है, रिसर्च है, रिसोर्सेज हैं, और उसके लिए वो एक उन सर्विसेज के लिए एक फ़ी का पेमेंट करे टू द फंड मैनेजर. सो पीएमएस ब्रॉडली अगर देखा जाए तो यही चीज़ है, राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे द अंडरलाइंग इज ईदर स्टॉक्स और बॉन्ड्स. मैक्सिमम हम इंडस्ट्री में सुनते हैं इक्विटी पीएमएस का, डेट पीएमएस का हम कम ही सुनने में आता है, बट मोस्टली इन्वेस्टर्स look at equities, look at PMSs to invest in equity markets only. Okay. तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट कैप्स के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जैसे लार्ज कैप हो सकता है, लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, ऐसे ही पीएमएसएस भी हो सकते हैं. जी, सो पीएमएसएस में भी कैटेगरीज होती हैं. ओके. देयर आर लार्ज कैप पीएमएसएस, देयर आर मल्टी कैप पीएमएसएस, देयर आर मिड एंड स्मॉल कैप पीएमएसएस. डिपेंड्स ऑन व्हाट द फंड मैनेजर इज वांटिंग टू अचीव, उनका एक्सपर्टीज क्या है और वो उनका फंड मैनेजमेंट फिलोसफी क्या है, राइट. थीमेटिक पीएमएसएस भी होते हैं, एंड पीएमएसएस compete effectively with mutual funds only, right. तो the main reason why investors go for a PMS or invest in a PMS as compared to a mutual fund is also a core of the portfolio.
बट PMSs लोग इसलिए चूज करते हैं बिकॉज एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे प्रोडोमिनेंट रीज़न ये है कि दे वांट टू जनरेट अल्फा ओवर व्हाट अ म्यूचुअल फंड वुड जनरेट। तो मतलब कुछ भी हमें डिफरेंट करने का कोई ना कोई रीज़न होता है। इसमें रीज़न बड़ा सिंपल है कि आई वांट माई PMS टू अर्न अ रिटर्न विच इज़ हायर देन व्हाट अ म्यूचुअल फंड डज, या जो परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस vis-a-vis बेंचमार्क शुड बी हायर देन अ म्यूचुअल फंड। अगर ये नहीं होती तो PMS में इन्वेस्ट करने का कोई बहुत खास रैशनल नहीं है। सो दिस इज द रीज़न विथ विच, दिस इज द मेन लॉजिक विथ विच वन इन्वेस्ट इन अ PMS, राइट। सो इसमें भी लाइक आई सेड डिफरेंट थीम्स हैं और डिफरेंट आइडियाज़ हैं और फंड मैनेजमेंट फिलोसफीज़ हैं। इसमें ब्रॉडली दो तरह के PMSs हैं। एक जो विच आर बैक्ड बाय एसेट मैनेजमेंट, लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो अपने जिनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी चलती हैं। फॉर एग्जांपल ICICI या एक्सिस है, ये सब वो फंड हाउसेज हैं जिनकी बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं, और साथ ही साथ वो अपना PMS बिजनेस भी चलाते हैं। PMS के भी डिफरेंट स्कीम्स चलाते हैं, राइट। सो और इसके अलावा वो AMCs हैं जिनका म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड बिजनेस में कोई प्रेजेंस ही नहीं है। दे प्राइमरीली रन ओनली बुटीक PMS, जिनको बुटीक स्कीम्स होती है, जिसमें जो AUM होता है वो जनरली थोड़ा कम होता है, विच इज से एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 500 crores to 2000 crores, probably some more also. But the idea is not to run very large AUMs, but to run very nimble footed AUMs and portfolios जिनमें active fund management हो सकता है। So my second question is why we should invest in PMS, or what are the benefits or advantages of investing in a PMS? So अनुज, इसका बहुत ही सिंपल सरल आंसर है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मेरा ऑलरेडी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है, द ओनली रीजन वाई आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन अ PMS इफ इट गिव्स मी एन अल्फा ओवर an आउट परफॉर्मेंस over what a equity mutual fund is giving to me, which means that जो मेरी आउट परफॉर्मेंस ओवर द अंडरलाइंग इंडेक्स है, जो मेरी बेंचमार्क इंडेक्स है, उसका आउट परफॉर्मेंस जो है vis-a-vis इक्विटी म्यूचुअल फंड ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं करता हूँ। अब एक PMS का जो बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस होता है, ये होता है कि द स्टॉक पोर्टफोलियोज आर यूजुअली निम्बल एंड कॉम्पैक्ट। अब क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड का AUM हमेशा काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे वी हैव नाउ सीन दैट इवन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स have AUMs exceeding 10-15,000 crores. Right. Large cap funds have very huge AUM. Multi cap funds are also very huge. As it is, the overall universal set of stocks in India is relatively small as compared to developed markets, right? So जो PMS होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए द आइडिया इज दैट दे बहुत ही फोकस्ड आइडियाज होते हैं जिसमें द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रिटर्न इज देयर एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड। तो जो मेन स्किल आती है वो यही आती है कि मैं कैसे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करूँ। तो एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड, द आइडिया इज कि मैं ये स्टॉक्स जो हैं, जो मैं बहुत, द नंबर ऑफ स्टॉक्स आर वेरी लेस, सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी माई स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी माई रिसर्च, सो दैट आई डिलीवर अ हायर अल्फा vis-a-vis एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसी के लिए मैं थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज करता हूँ इन टर्म्स ऑफ द फी दैट आई चार्ज एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके। सो जो मेन एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो पोर्टफोलियो मेरा थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होता है, फोकस्ड होता है, एंड देयरफॉर द चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मिंग टेक्निकली आर हायर। और दूसरा ये है कि मेरी जो रीबैलेंसिंग की कैपेबिलिटी होती है एक PMS में, दैट इज अ लॉट हायर देन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो विच मीन्स दैट म्यूचुअल फंड में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो रेगुलेटर प्लेस करता है एज विथ रिस्पेक्ट टू वो व्हाट परसेंटेज ही कैन कम इन टू कैश in the eventuality of an expectation of a market correction etc. So mutual fund इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकता है। PMS being the corpus is the AUMs being substantially lower than equity mutual fund, the stock portfolio being relatively smaller, the opportunity and the ability to be flexible and the ability to rebalance etc. is much higher in a PMS. So in that sense, a PMS is a customized portfolio as compared to a equity mutual fund. सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके लिए मैं PMS में इन्वेस्ट करूंगा vis-a-vis एज अ सप्लीमेंट टू माई इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और कई बारी मेरे को हेजिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं वेयर दीज PMSs यूज डेरिवेटिव्स लाइक पुट ऑप्शन और प्रॉब्ली फ्यूचर्स ऑल्सो फॉर हेजिंग पर्पस। अगर मेरा ऑलरेडी एक प्रॉफिट बना हुआ है तो मैं अब मार्केट करेक्शन के सिनारियो में अपने पोर्टफोलियो को, अपने प्रॉफिट्स को कैसे हेज करूँ, प्रोटेक्ट करूँ, उसकी भी अपॉर्चुनिटी PMS मुझे देता है।
बट ज़्यादातर आई मीन लीवरेज्ड पोजीशंस या इस टाइप लीवरेज पोजीशन ज़्यादा नहीं लेते होता है हैं। इनफैक्ट पीएमएस टेक्निकली अनलिस्टेड स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट दैट इज़ वेरी फार एंड फ्यू। ज़्यादा अनलिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ में एक पीएमएस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और ये जो डेरिवेटिव्स का यूजेज भी बहुत ही मिनिमल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, बट दे आर फ्री एंड दे आर फ्लेक्सिबल टू डू इट। ओके, सो सर माय थर्ड क्वेश्चन इज विच पीएमएस टू बी टेकन। एक इन्वेस्टर कौन से पीएमएस में इन्वेस्ट करे, और एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो एज एन इन्वेस्टर हमें देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ पीएमएस। सो ये इनफैक्ट सबसे रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि जस्ट लाइक म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या जनरली म्यूचुअल फंड्स, इसमें भी चॉइस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतनी सारी स्कीम्स हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ इन्वेस्टर टू डिसाइड कि मैं किस स्कीम में इन्वेस्ट करूँ या मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसी तरह से पीएमएस में भी इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इतनी थीम्स हैं, और इतनी टाइप ऑफ फिलोसफी, फंड मैनेजमेंट फिलोसफीज हैं कि और कंपटीशन इतना है कि समझना कि कौन सा पीएमएस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है। हैविंग सेड दैट, ऐसा देयर इज नो सच थिंग एज द बेस्ट पीएमएस और अ गुड पीएमएस। there are various parameters on which I have to choose a PMS, right? Okay. और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह मल्टी कैप पीएमएस होता है, मिड एंड स्मॉल कैप पीएमएस होता है, लार्ज कैप पीएमएस होता है, कोर एंड सैटेलाइट पीएमएस भी होता है जो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, जिनका एक कोर पोर्टफोलियो होता है, और अपॉर्चुनिटी बेसिस में दे पिकअप डिफरेंट स्टॉक्स ऑल्सो एट डिफरेंट, जिसमें मेरी जो मेन एजेंडा होता है वो होता है कि मैं प्राइसिंग भी टाइम कर पाऊँ और मैं अच्छे वैल्यू पे एक स्टॉक को खरीद पाऊँ। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीएमएस को चूज करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। So I would just like to list some parameters that we at Centricity at least use to shortlist different types of PMSs. For example, अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहला पैरामीटर है करंट ईयर परफॉर्मेंस, कि मैं इस साल में अगर मैं इस साल में रिटर्न देख रहा हूँ तो 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज कैलेंडर ईयर रिटर्न्स क्या हैं, तो मैं 3 साल में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, 5 इयर्स में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, और फिर इसी पैरामीटर को एक्सटेंड करते हुए रोलिंग रिटर्न्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि 3 साल और 5 साल में रोलिंग रिटर्न्स या कंटिन्यूस रिटर्न्स अल्फा के रूप में कैसे जनरेट हो रहा है। सो रिटर्न्स एक ऑब्वियसली सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है, सबसे बड़ा पैरामीटर है। बिना रिटर्न्स देखे मैं ये जज कर ही नहीं सकता कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है एक पर्टिकुलर फंड हाउस का। थर्ड होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो रिस्क और वॉलेटिलिटी को स्टडी करता है कि मैंने ये जो रिटर्न्स जनरेट करे हैं, इन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए रिस्क कितना उठाया। अगर मैं पर यूनिट ऑफ रिटर्न जनरेटेड में रिस्क बहुत हाई है तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, विच मीन्स दैट आई एम एक्सपोजिंग माई पोर्टफोलियो टू अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, इसका मतलब ये है कि मैं बिना ज़्यादा रिस्क उठाए ज़्यादा रिटर्न कमा रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड। तो जैसे कुछ रेशियोज होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में भी अप्लाई करते हैं वाइल इवैल्यूएटिंग, जैसे बीटा विच इज सिस्टमेटिक रिस्क, या शार्प रेशियो जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी दिखाता है कि रिस्क एडजस्टेड बेसिस में मेरा रिलेटिव टू माय पीयर्स अदर पीएमएसएस मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा ओवरऑल फंड लेवल AUM कितना है, कि उस स्कीम में मेरा AUM कितना है, उस फंड हाउस का, उस AMC का ओवरऑल PMS में AUM कितना है। दैट इज़ ऑल्सो अ टेस्टामेंट ऑफ कि मैंने क्या परफॉर्मेंस दी है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट क्या है, कंफर्ट लेवल क्या है विद माई PMS। और लास्टली जो AMC का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि मतलब उनकी प्रमोटर की बैकिंग क्या है, कितने इलेबोरेट है, हाउ बिग इज़ द टीम, हाउ बिग इज़ द रिसर्च टीम, फंड मैनेजर्स की कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो प्रीमियर B स्कूल से ग्रेजुएटेड हैं, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, CFAs हैं, क्या हैं। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स म्यूचुअल फंड्स से भी मिलते जुलते हैं जब म्यूचुअल फंड्स के लिए जो हम पैरामीटर्स चूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बेस्ट PMS है और ये वर्स्ट PMS है, या इसको चूज़ करना चाहिए उसको नहीं चूज़ करना चाहिए। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी वाइट लिस्ट PMSs, और देन वी कम बैक विद अ वेरी स्पेसिफिक universal a set of PMSs that we can advise to our clients. तो जब भी हम एक इन्वेस्टर के साथ बैठे हैं, उसको PMS के बारे में बता रहे हैं, तो ये पैरामीटर्स कुछ ऐसे हैं जो हमें उसे बताना चाहिए ताकि उसको और इजीली PMS के बारे में पता चल पाए, और किस तरीके से सेंट्रिसिटी भी फोकस करता है, या पैरामीटर्स कौन कौन से जज करने के बाद वो PMSs बिल्कुल। जैसे अगर मैं किसी क्लाइंट को बस बोल दूं कि ये 800 PMS हैं टोटल इंडस्ट्री में, इसमें से चूज कर लीजिए, तो वो उनका मेन रिएक्शन रहेगा कि भाई अगर मेरे को 800 PMS में से खुद ही चूज करना है, जबकि मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो फिर आपकी वैल्यू ऐड गया। सो एज अ हाउस आई हैव टू शॉर्टलिस्ट
or whitelist or arrive at a smaller set of focused PMSs basis certain solid objective parameters. तो वो जो है ना देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्लाइंट को समझाना क्लाइंट भी को उतना ही काफी। समझाना, हाँ समझाना, और वही पैरामीटर्स के बेसिस में हमने क्यों आइडेंटिफाई करें वो समझाना बहुत। ठीक सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनरली देखा जाता है इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी जिनके पोर्टफोलियोज हैं, सो वो कंपेयर करते हैं। आई थिंक कहीं हद तक वो ठीक भी है जब कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड्स और PMSs का। सो ये किस हद तक सही है, और हम मतलब किस तरीके से चीज़ को देख सकते हैं कि क्या इसका कंपैरिजन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, किस तरीके से ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि PMS कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो उनका सप्लीमेंट है। एक पोर्टफोलियो में आइडियली हर तरह के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, प्रोडक्ट क्लास होने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स फॉर्म द कोर ऑफ द पोर्टफोलियो एंड PMS शुड बी देयर टू गिव इम्पीटस टू द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल जो एक म्यूचुअल फंड की जो फिलोसफी होती है वो होती है टू जनरेट बेंचमार्क प्लस रिटर्न्स, कि अगर बेंचमार्क एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देती है तो मेरा म्यूचुअल फंड उसको आउट परफॉर्म्स कर रहा है कि नहीं, और अगर बेंचमार्क गिरती है तो उसको वीजा वी बेंचमार्क कितना कम गिर रहा है, तो बेंचमार्क रिलेटिव रिटर्न्स देने की स्ट्रैटेजी होती है। वेयरएज PMS इज अल्फा जनरेटिंग स्ट्रैटेजी, कि मेरा जो है आउट परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली हायर होना चाहिए। और वो कैसे होता है, इसीलिए जो है द पोर्टफोलियो इज फेयरली मोर फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, और इसीलिए जो स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट होता है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। इस वजह से on the plus side also the impact is fairly higher than a mutual fund, because mutual fund portfolios are very cushioned, they have a very large number of stocks, इनमें थोड़े कम stocks होते हैं, इसलिए upward movement में इसका impact बहुत ज़्यादा होता है। on the other side जब थोड़ा सा negative correction वगैरह होता है मार्केट में, तब भी impact PMS का ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा आता है। और इसीलिए वन शुड ओनली इन्वेस्ट इन PMS if I am able to absorb, psychologically if I am able to absorb that volatility from for a certain time period. तो we should always look at a PMS investment or even equity mutual fund investment for a minimum of 3 to 5 year time period, जिसमें हमें एक अच्छा risk adjusted CAGR return expect करना चाहिए। तो इन वोलेटाइल टाइम्स, जैसे कि आपने बात की, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जाता है, तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा उसकी मूवमेंट हो सकती है, राइट। तो इस केस में अब मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नेटवर्थ, एक तरीके से कि हम एक ऐसा तो नहीं है कि एक करोड़ जिसकी नेटवर्थ है उसे ही 50 lakhs का PMS दे दें। A portfolio, the percentage allocation to a PMS should not be more than 10% in the portfolio. मतलब अगर मेरे पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, तब मुझे एक 50 लाख का PMS करने की एंडेवर करना चाहिए। और 50 लाख इज एज पर रेगुलेटर इज द मिनिमम टिकट साइज फॉर एनी PMS। तो अगर मेरा 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, देन वी कैन लुक एट इन्वेस्टिंग 50 lakhs इन द पोर्टफोलियो। अगर मेरा उससे कम का पोर्टफोलियो, लेट्स से 2 या 3 करोड़ का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, तो आई शुड नॉट बी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग, बिकॉज द वॉलेटिलिटी विल बी हायर देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और मैं हो सकता है वो वॉलेटिलिटी अब्जॉर्ब ना कर पाऊँ। और मुझे ये देखना चाहिए कि मैं डेली, मंथली, क्वार्टरली इसमें रिटर्न ट्रैक ना करूं, 3 से 5 साल के बेसिस पे मिनिमम या प्रॉब्ली हायर के बेसिस में मैं ये रिटर्न देखूं। सो अगेन सर, वेरी गुड पॉइंट इन्वेस्टर को बताना चाहिए, आई थिंक। और ऑल्सो PMSs में एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट शेयर का, हर्डल रेट का। सो दे सिंस द आइडिया इज टू अर्न अ हायर रिटर्न vis-a-vis इक्विटी म्यूचुअल फंड, एंड सिंस दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर HNIs एंड UHNIs, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आई एम my endeavor for the fund manager is to achieve a higher alpha vis-a-vis the benchmark और vis-a-vis an equity mutual fund। तो मैं एक मिनिमम हर्डल रिटर्न रखता हूँ जिसके ऊपर मैं एक प्रॉफिट शेयर लेता हूँ। तो यूजुअली जैसे हर्डल इज एनीवेयर बिटवीन 12 to 15%, तो 12 to 15% तक का जो भी रिटर्न है वो इन्वेस्टर को ही जाएगा, और उसके ऊपर जो रिटर्न होगा उसमें प्रॉफिट शेयर होगा, जैसे 80-20 का, कि 80 जो है इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा उसमें, और 20 जो है वो फंड मैनेजर का होगा। एंड ऑल ऑफ दिस इज कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ व्हाटएवर द मैनेजमेंट फी एक्सेट्रा इज। तो जो फी डिडक्ट करने के बाद और टैक्स डिडक्ट करने से पहले जो रिटर्न बनती है, उस पे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मिनिमम हर्डल रिटर्न जो है जो इन्वेस्टर को जा रही है, उसके ऊपर जो एक्सेस रिटर्न है उस पे मैं प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करता हूँ। और ये भी एक हाई वाटरमार्क बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने 1 साल में आउट परफॉर्म किया, और उसके बाद 1 साल में मैं लेट से मैंने एक एक्स रिटर्न कमाया, और उसके अगले साल मैंने उससे कम रिटर्न कमाया, तो उस साल में मैं जो है प्रॉफिट शेयर नहीं कमा सकता। उसको जब मैं पिछले हाई रिटर्न को जब मैं एक्सीड कर जाऊंगा, तो उसके बेसिस पे ही मैं प्रॉफिट शेयर कमा पाऊंगा, जिस कॉन्सेप्ट को हाई वाटरमार्क आई थिंक जिसको बोलते हैं, राइट सर। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे स्किन इन द गेम भी आता है, फंड मैनेजर भी ये चाहता है कि मैं ज़्यादा रिटर्न कमाऊं
और फिर उसमें और फिर प्रॉफिट शेयर कमाऊँ. So the expectation of the return is also higher, for which he maintains a very highly focused and concentrated portfolio usually, and the flexibility is also higher vis-a-vis a equity mutual fund, and for which and for which the endeavor is to earn a little bit more on the fee side. I think बहुत again very important points to be discussed with an investor. जी. और एक और डिफरेंस vis-a-vis म्यूचुअल फंड जो होता है वो ये होता है कि जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिडीम करते हैं तो यूनिट वाइज एज इन यूनिट्स हमारे पास होते हैं जिससे हम रिडीम करते हैं. और जो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन होती है वो भी एंट्री डेट और एग्जिट डेट से होती है. जो चर्निंग पोर्टफोलियो के अंदर जो उससे इन्वेस्टर को कोई इम्पैक्ट नहीं होता. वेयरएज पीएमएस में ये होता है कि सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द डीमैट, इंडिविजुअल डीमैट ऑफ द इन्वेस्टर, विच इज ओपन ओनली फॉर वन पर्टिकुलर पीएमएस एज पर द रेगुलेशन. और जितनी बारी भी सेल परचेज हुआ है उसका टैक्स इम्पैक्ट हैज टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टर. फॉर एग्जांपल लेट से मैंने 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया और मैंने उसको 2 साल तक रिडीम नहीं किया, बट हर फाइनेंशियल ईयर में मेरा कुछ सेल परचेज हो रहा है, कुछ कैपिटल गेन बुक हो रहा है, कुछ लॉस बुक हो रहा है, तो उसमें जो टैक्स इम्प्लीकेशन है दैट हैज टू बी बोर्न बाय मी इवन इफ आई हैवंट रिडीम्ड इट. इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर मैंने 3 साल तक रिडीम नहीं किया तो मेरी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, टैक्स डिफरेंस हो गया. बट इसमें अगर मेरा कुछ खरीद बेच होता है ऑन माई बिहाफ फ्रॉम द फंड मैनेजर, तो वेदर मैंने पूरे पीएमएस से रिडीम किया है या नहीं किया है, आई विल स्टिल हैव टू पे दैट टैक्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसकी स्टेटमेंट मुझे ईयरली एट द एंड ऑफ द ईयर उसी हिसाब से आपको टैक्स बन रहा है नहीं भी बन रहा है, जो भी है आपको यू आर लायबल टू पे टैक्स. सो बेसिकली अबव 1 ईयर अगर मैं देखता हूँ तो जो इक्विटी का टैक्सेशन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है 10% का, और बिलो 1 ईयर इज 10%. सो दैट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव रिडीम्ड. अगर मैंने रिडीम किया है पीएमएस से नहीं किया मुझे पे करना पड़ेगा. So these are the broad differences between PMS and mutual fund. और इसीलिए like I said, the main point to discuss with the investor is that एक blind race में नहीं घुसना है for higher returns. Just because a PMS has given higher return than a mutual fund, we should not blindly enter into it. First of all, PMS is only a supplement to an equity mutual fund portfolio. It should not be a replacement of it, because like I said, it is definitely a more concentrated investment, can be subject to more volatility. सबकी साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएगा. और दूसरी चीज़ ये है कि पैरामीटर्स, स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हमें शॉर्टलिस्ट करने चाहिए कि कौन से पीएमएस में हमें इन्वेस्ट करना है. सेंट्रिसिटी एज अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी असिस्ट आर पार्टनर एडवाइजर्स, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन मेकिंग दैट करेक्ट डिसीजन कि कौन सा पीएमएस लेके जाना है और डिस्कस करना है विद देयर इन्वेस्टर्स. और अपने जो मंथली रेकनर हम निकालते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे से सारे फंड्स हैं, पैरामीटर्स भी हैं. सो वन डिजिटल जो हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट रेकनर होता है उसमें we have clearly categorized and shortlisted which are the PMS on the multi-cap side, which are the PMS on the mid-cap side, except mid and small-cap side, which we suggest. And नॉट जस्ट कि हमारा मन किया और हमने सजेस्ट कर दिया. इट शुड बी प्योरली बेसिस सम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स. जैसे मैंने बताया करंट ईयर रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, करंट ईयर AUM, फंड हाउस AUM, फंड मैनेजर और जो टीम है उनका क्या बैकग्राउंड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड हाउस का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर रेशियोज लाइक शार्प रेशियो एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस बेसिस पे हम जो है उन सारे पैरामीटर्स को स्कोर देते हैं और एक फाइनल स्कोर कैलकुलेट करते हैं जिसके बेसिस पे हम अराइव करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन. सो ये थोड़ा सा एडवाइजर का और जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम आसान कर देते हैं टू मेक डिसीजन सो दैट दे कैन गिव द ऑप्टिमल चॉइस टू देयर इन्वेस्टर्स. सो थैंक यू सो मच आदित्य, काफ़ी अच्छे से आपने एक पीएमएस के बारे में आज जितने भी डाउट्स आई थिंक वो क्लियर किए. प्लस एक इन्वेस्टर जब एक इन्वेस्टमेंट करता है ओवर एंड अबव ओवर म्यूचुअल फंड की, उससे ऊपर जाके कोई वो चीज़ देखता है पीएमएसएस, तो उसके लिए बहुत से डाउट्स होते हैं. और आई थिंक ये वीडियो अगर जिसने पूरी देख ली है तो मुझे नहीं लगता कि फिर इसके बाद कोई उसका डाउट रह जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पीएमएस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, इट्स डिफरेंसेस या कंपैरिजन में बोल दूं विद म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद सर्टेन पैरामीटर्स कौन से हमें देखनी चाहिए, और लास्ट में उसकी टैक्सेशन. आई थिंक सारे पैरामीटर्स जितने भी हैं काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में इस वीडियो में समझे. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन सर. एंड टू ऑल इन्वेस्टर्स, टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए. और इन केस ऑफ एनी फीडबैक्स आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं सेंट्रिसिटी के, और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.